स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है कैश मेमोरी। तो हम सभी जानते हैं कि जो सिस्टम में हमने इससे पहले देखा रैम और रोम, तो रैम और रोम से भी जो फास्ट मेमोरी होता है वो होता है हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे, पर इतना जरूर जानते होंगे कि अगर किसी टास्क को वर्तमान में करना है तो वो रैम में होता है, पर एट प्रेजेंट बिल्कुल जो काम तुरंत चल रहा है और जिसके लिए बार बार प्रोसेसर को जिस डाटा की आवश्यकता होती है उस डाटा को वो हमेशा कैश मेमोरी में रहता है। जैसे कि अगर ये हमारा रैम है तो मैंने पहले ही बताया कि जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हमारा रैम पे है। ठीक है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो डाटा इसको तुरंत आवश्यक है, ठीक है, वो एट प्रेजेंट वो आपके प्रोसेसर पे ही रहता है। ठीक है, और कैश मेमोरी ये अत्यधिक तीव्र मेमोरी होता है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। इनको जो सबसे ज़्यादा जो जिस डाटा की रिक्वायरमेंट बार बार होती है उस डाटा को वो कैश मेमोरी पे रखते हैं। ठीक है, और बाकी के डाटा उसको रैम से तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी है वो सबसे फास्ट मेमोरी है और प्रोसेसर को जो डाटा त्वरित चाहिए होता है और बार बार चाहिए होता है वो डाटा हमेशा कैश मेमोरी में उपलब्ध होता है। कैश मेमोरी के जो स्टोरेज होते हैं वो 256 KB, ठीक है, 500 KB और 1000 KB में आते थे। वर्तमान में ये MB में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी प्रोसेसर को पलट कर देखेंगे तो उसके पीछे कैश मेमोरी बाकायदा लिखा हुआ होता है। ठीक है, कैश मेमोरी इतना KB या इतना MB करके। ठीक है, और इसकी जो एक्चुअल में स्पीड को मापते हैं वो हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है L1 कैश। ठीक है, ये आपके प्रोसेसर में ही इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा L2 कैश। L2 कैश जो होता है इसके लिए अब हमको अलग से एक कार्ड की आवश्यकता होती है, उस अलग से कार्ड में हम इसको इंस्टॉल करते हैं L2 कैश। ठीक है, तीसरा होता है हमारा L3 कैश, ये हम मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है, ये गति देने के लिए होता है, ये भी गति देने के लिए और ये भी गति देने, तीनों ही गति देने के लिए होते हैं, पर तीनों का डिफरेंस ये है कि तीनों अलग अलग परिस्थितियों में ही गति देने का काम करते हैं। नॉर्मली जैसे L3 कैश है, ये सामान्य सिस्टम जैसे कि हम अपने घर में नॉर्मल जो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनमें हमको L3 कैश की आवश्यकता नहीं होती, ये सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर्स के लिए होते हैं। और जो L1 कैश है ये कॉमनली सारे कंप्यूटर में आप L1 कैश को देख सकते हैं। L2 कैश ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपको L2 कैश इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता है तो अलग से आप इनबिल्ड कर सकते हैं और अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको L1 कैश हर कंप्यूटर में प्राप्त होगा ही। ठीक है, तो ये था हमारा कैश मेमोरी। अब हम चलते हैं सिम और डिम की तरफ। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसको अब हम समझेंगे सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डुअल इनलाइन मेमोरी। एक्चुअल में इसका तात्पर्य सीधे सीधे हम जिसको रैम कहते हैं वो रैम नहीं होता है, वो एक्चुअल में होता है, ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो 8088 तक, ठीक है, 8088 तक सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का हमने यूज़ किया। ठीक है, जिसको हम सिम कहते हैं, और 80286 से आगे हमने डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि इधर के जो जितने भी प्रोसेसर थे 80286 से आगे के, वे सारे के सारे 64 बिट का यूज़ करते थे और 64 बिट के यूज़ के डाटा को फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसा रैम की आवश्यकता होती थी जिस पर सारे मॉड्यूल को हम इंस्टॉल कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है इसमें हम सिर्फ एक तरफ से पावर जनरेट करते थे, पावर कनेक्शन देते थे, जबकि डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में हम दोनों तरफ से पावर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा सिंगल इनलाइन और डुअल इनलाइन क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक स्टिक है, इस स्टिक में आप देख सकते हैं इधर भी मॉड्यूल्स हैं, मेमोरी मॉड्यूल इधर भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप इधर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है जिसके दोनों तरफ मेमोरी मॉड्यूल लगाए हुए हैं, जबकि वर्तमान में जो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है वो बंद हो चुका है, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो लेटेस्ट आ रहे हैं और उनके लिए हमको हाई कॉन्फ़िगरेशन का रैम की आवश्यकता होती है। ठीक है,
तो ये होता है हमारा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि जो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है वो बेस्ट है। ठीक है, फिर से बताना चाहूँगा, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जिसमें सिर्फ एक तरफ मेमोरी मॉड्यूल लगे होते हैं, ठीक है, और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जिसमें दोनों तरफ मेमोरी मॉड्यूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी स्टोरेज के हिस्से। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन से उनके डिवाइसेस हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज पहले क्या होता है वो हम समझते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, पहला चीज़। दूसरा, सेकेंडरी स्टोरेज के डाटा को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा, सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, ताकि डाटा किसी प्रकार से लॉस्ट ना हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है। तो वैसे हमने मैग्नेटिक टेप देख लिया है क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले बताया था, ठीक है, एक टेप होता है जिसमें मैग्नेटिक की लेयर लगी होती है। ठीक है, एक मैग्नेटिक टेप होता है जिसमें मैग्नेटिक की लेयर लगा होता है, और मैग्नेटिक टेप ये सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें हम डाटा को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। दूसरा, ठीक है, इसमें डाटा को वो गति नहीं मिल पाता जिस गति की हम उम्मीद करते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में डाटा को हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, परंतु इसका गुण भी था, और मैंने गुण आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि इसमें डाटा बहुत ही विश्वसनीय ढंग से स्टोर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए डाटा डैमेज होने की स्थिति आती है तो जितने हिस्से में डाटा डैमेज होता है उसको हम काट के अगर फिर से अपने रिबन को मैग्नेटिक टेप को फिर से ऐड कर दें तो वहाँ पर का 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का डाटा लॉस होगा, और बाकी सारे डाटा आपको एज इट इज़ प्राप्त हो जाएंगे। यह है हमारा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप को धीरे से सीडी ने रिप्लेस किया है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं हम कॉर्ट्रेज टेप। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप बहुत चौड़े होते थे, उससे पतले में एक मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किया गया। मैग्नेटिक टेप जो होते हैं वो एक कॉर्ट्रेज में पैक होते थे। ठीक है, मैग्नेटिक जो कॉर्ट्रेज टेप है वो एक कॉर्ट्रेज में पैक होते थे और ये सील रहते थे। ठीक है, इनको ये एक समय पर डिस्क को बराबर कंपटीशन देते थे। ठीक है, हम सभी जानते हैं डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डिस्क को बराबर कंपटीशन देते थे और इनकी जो स्टोरेज क्षमता थी वो डिस्क से अधिक थी। परंतु समय के साथ जो डिस्क की कैपेसिटी में लगातार विकास होते गया और जो कॉर्ट्रेज टेप के क्वालिटी में लगातार विकास नहीं किया गया, जिसके कारण कॉर्ट्रेज टेप लगभग ख़त्म होने की कगार पे है और आज के डेट में मतलब मार्केट से पूरी तरीके से बाहर है। ठीक है, परंतु एक समय था जब डिस्क और कॉर्ट्रेज टेप दोनों बराबरी पर काम करते थे, और बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, आज से 5 से 7 साल 10 साल पहले कॉर्ट्रेज टेप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा कॉर्ट्रेज टेप। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसा डिस्क है जिसमें मैग्नेटिक का लेयर लगा हुआ होता है। ठीक है, मैग्नेटिक का लेयर जिस मैग्नेटिक लेयर में हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिस्क में देखते हैं हार्ड डिस्क और दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ड डिस्क को समझते हैं। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जहां पर हम बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, ये हार्ड डिस्क जो है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक का लेयर लगा हुआ प्लॉटर होता है। ठीक है, उस प्लॉटर में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, और ये प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से सील रहता है ताकि इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर अंदर ना जा सके, क्योंकि अगर हल्का सा भी मॉइस्चर अंदर गया तो फफूंद लगने के कारण ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक टेप जैसी इसमें सुविधा नहीं होती कि एक बार अगर कुछ कहीं पर ख़राब हो गया तो हम इसको किसी भी तरीके से मैनेज करके डाटा को रिट्राइव कर पाएँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का जो दूसरा पार्ट होता है अंदरूनी, ये इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा अंदरूनी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर प्लॉटर भी नहीं है। ठीक है, और ये इसका हेड असेंबली, जो प्लॉटर रहते हैं उसके डाटा को रीड करने के लिए होता है। ठीक है, प्लॉटर के अंदर के डाटा को रीड करने के लिए होता है, इस तरीके से मूव करता है और अंदर के डाटा को रीड करता है, और जैसे ही हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो ये प्रॉपर साइड पर आकर इस तरीके से बाहर आके रुक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको कहा जाता है कि आप सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन करें, क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं भी होता है तो वो हार्ड डिस्क को है। अगर आपने सडनली बंद कर दिया तो ये इस तरीके से बीच में जाके रुक जाएगा, और अगर आपके सिस्टम के हिलने डुलने पर या किसी भी स्थिति में ये बार बार प्लॉटर को डैमेज करेंगे। ठीक है, और स्वयं हेड असेंबली भी डैमेज होगा, इसलिए शट डाउन करने पर ये प्रॉपर सीधे बाहर आके इस तरीके से बाहर में आकर रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हार्ड डिस्क। तो हम हार्ड डिस्क में अभी हमने देखा कि हार्ड डिस्क क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है, अब हम हार्ड डिस्क की कार्यविधि को समझेंगे।
ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड डिस्क का बेसिक यूज़ क्या है। तो हार्ड डिस्क का बेसिक यूज़ है अधिक से अधिक डाटा को स्टोर करना, ठीक है। दूसरा, हार्ड डिस्क जो होता है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करता है अपने पास। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर हार्ड डिस्क ना हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही आप हार्ड डिस्क में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद ही आपका जो सिस्टम है वो वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। वर्क करना इन द सेंस ऑन होने के बाद किसी डाटा को फाइल को सेव करना, एक्सेस करना, ये सारा काम हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ही होता है, ठीक है। दूसरा, हार्ड डिस्क में आप जो डाटा आप स्टोर करते हैं उसको बहुत ही तीव्र गति से एक्सेस करने की आपको क्षमता होती है, ठीक है। आपने इसको कभी ट्रायल भी किया होगा तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी डाटा को सिस्टम में सेव करेंगे या सिस्टम से बाहर लाएंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत तेज़ रफ्तार होता है। और जबकि अगर आप दूसरे किसी ड्राइव से ड्राइव एक्सेस करेंगे तो उसकी गति बहुत कम होती है, ठीक है। तो यह है हमारा हार्ड डिस्क। अभी हम हार्ड डिस्क को और विस्तार समझेंगे कि हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, जब हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लॉपी डिस्क की तरफ, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है ये कंप्यूटर के हिस्ट्री के शुरुआत के दिनों में इसका उपयोग किया जाता था। इसके अंदर एक टेप जैसा लगा हुआ होता था, मैग्नेटिक टेप जैसा लगा हुआ होता था, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ही कम होता था, 2 MB से 4 MB तक का स्टोरेज कैपेसिटी होता था। पर हाँ, शुरुआती दिनों में कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता था। पर जैसे जैसे समय बढ़ते गया, हमको एक अच्छे डिस्क की आवश्यकता पड़ी, अच्छे डाटा स्टोर करने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर डालना है तो उसके लिए आपको 22 से 23 फ्लॉपी डिस्क की आवश्यकता होती थी। आप एक फ्लॉपी डिस्क डालते थे, इंस्टॉल करते थे, फिर अगला डालते थे, ठीक है, फिर इंस्टॉल करते थे, इस तरीके से 22। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि एक काम को करने के लिए हमको 50 बार किसी एक चीज़ को डालना हो और फिर निकालना हो, ठीक है। तो इसीलिए समय के साथ फ्लॉपी डिस्क की जगह मैग्नेटिक टेप आया, मैग्नेटिक टेप के बाद डिस्क आया। तो इस तरीके से विकास होते गया और फ्लॉपी डिस्क लगभग बंद होने की कगार पे है और लगभग बंद हो ही चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का जो सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक था वो था उसका कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। विंचेस्टर डिस्क एक ऐसा डिस्क है जो 35 MB 70 MB तक 35 MB से लेकर 70 MB तक का डाटा स्टोर कर सकता था और इन डाटा को 500 KB के स्पीड से डाटा को एक्सेस कर सकता था, ठीक है। परंतु इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना इसका नाम, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा, एक अफवाह फैला कि जो विंचेस्टर डिस्क है, ठीक है, जो विंचेस्टर डिस्क है वो एक गन के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जिससे इसको एक हिंसक गतिविधि के तौर पे देखा गया और धीरे धीरे इसका जो तो अब हम देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके सामने मैं एक ऑप्टिकल डिस्क प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ऑप्टिकल डिस्क ऐसा होता है, ये एक डिस्क देख सकते हैं, ठीक है। पीछे को ध्यान नहीं देंगे, पीछे एक प्रिंटेड है, इसके बारे में बताएंगे। ये सामने देख रहे हैं आप, इसमें ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ठीक है। इसमें एक एल्यूमिनियम का परत चढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, लेज़र किरणों से इसको बर्न प्रक्रिया के द्वारा इसमें छोटे छोटे पीट्स बनाए गए हैं। पीट्स मतलब होता है बहुत ही छोटा छोटा गड्ढा, जिसको आप नॉर्मली अपने आँख से देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब सामने गड्ढे होते हैं तो वो गड्ढे पीछे की तरफ उभर जाते हैं, उसको बम्प्स कहा जाता है, ठीक है। ये होते हैं पीट्स और इसके जो पिछले हिस्से में उभर जाते हैं उसको बोलते हैं बम्प्स, ठीक है। और पीट्स में ही जाकर डाटा स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, जब हम लेज़र किरण इस पर डालते हैं तो इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परावर्तित होकर, ठीक है, हमें डाटा के रूप में प्राप्त होता है। ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉरी ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब ऑप्टिकल डिस्क में हम देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ठीक है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB रहती है, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, इसको मैंने वैसे बता तो दिया पर एक बार फिर से आपको दोबारा बता रहा हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी होता है और इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, इस तरीके से सर्कल के तरीके से। इधर से पहले डाटा स्टोर शुरू होगा और इस तरीके से लगातार डाटा इसमें स्टोर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक तो होता है रीड करना और दूसरा होता है रीराइटेबल। मतलब एक बार अगर इसमें हमने डाटा स्टोर कर दिया तो आप दूसरी बार डाटा इसमें नहीं डाल सकते। जबकि एक दूसरा कॉम्पैक्ट डिस्क आता है जिसमें डाटा को आप एक बार डाल सकते हैं और मिटा के दूसरी बार उसमें दूसरा डाटा डाल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। अब हम देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव क्या होता है,
ठीक है। तो जिस तरीके से एक कैसेट होता है और कैसेट को चलाने के लिए हमको कैसेट के लिए एक प्लेयर चाहिए होता है जिसको सामान्य भाषा में डेक कहा जाता है, वैसे ही कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करने के लिए हमको एक प्लेयर चाहिए होता है, ठीक है। उसको सीडी प्लेयर कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हर कंप्यूटर में एक छोटा सा प्लेयर लगा हुआ होता है जिस पर हम जैसे सीडी डालते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में खुल जाता है और हम उसके डाटा को देख पाते हैं। वैसे ही हम घर में भी सीडी को प्ले करने के लिए एक सीडी प्लेयर रखते हैं, ठीक है। सीडी प्लेयर में, ठीक है, सीडी प्लेयर में आप अधिक से अधिक, ठीक है, डाटा को जो स्टोर रहता है उसको जिस भी सॉन्ग को आप प्ले करना चाहें इंडेक्स सिक्वेंशियल वे में जाकर उसको प्ले करते हैं, ठीक है। और आपके जो प्लेयर होता है उस प्लेयर में एक लेज़र हेड असेंबली होता है। लेज़र हेड असेंबली जाकर इसको इसमें जो किरणें हैं वो थ्रो करता है। जैसे ही किरणें थ्रो होंगी उस पर और वो डाटा वहाँ से निकल कर फिर प्ले होना शुरू होता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी जो प्लेयर हैं डैमेज होते हैं या प्लेयर में कुछ प्रॉब्लम आता है, आप किसी शॉप में लेके जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यही कहा जाता है कि इसका जो लेज़र है, लेज़र लाइट ख़राब हो गया है, ठीक है। क्योंकि लेज़र लाइट पे सबसे ज़्यादा लोड होता है। आप कोई भी सीडी डालिए, लेज़र लाइट को वर्क करना ही पड़ता है क्योंकि वही डाटा को रीड करेगा और वही डाटा को आपके लिए शो करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कहीं पे होता है तो वो है लेज़र, उसके जो लेज़र असेंबली है वहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सीडी ड्राइव। अब हम चलते हैं सीडी मटेरियल। तो सीडी मटेरियल को अब अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता तो वैसे नहीं पड़ती है, पर जितनी पड़ती है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले सीडी बनाने के लिए जिस प्लास्टिक की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ठीक है। और उसके बाद इसमें जिसका लेयर चढ़ा हुआ होता है, आप देख सकते हैं इसमें जो लेयर चढ़ा हुआ है ये एल्यूमिनियम का परत है, ठीक है। और इस पर जो किरणें बरसाई जाती हैं वो लेज़र बीम से बरसाई जाती हैं, ठीक है। लेज़र बीम से किरणें बरसाने के कारण इसमें छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। और उन गड्ढों में जाके डाटा स्टोर होता है। इसके बाद चूँकि डाटा स्टोर होता है लेकिन पिछले हिस्से में वो छोटे छोटे बारीक बारीक गड्ढे जो बने रहते हैं इधर, वो इधर उभर के आ जाते हैं, जिससे इसका जो पिछला हिस्सा है बहुत गंदा दिखेगा। वैसे तो नॉर्मल आंख से नहीं दिखेगा पर फिर भी खुरदरा ख़राब दिखेगा ही। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक्रेलिक का एक लेयर चढ़ाया जाता है रंग वाला, ठीक है। और इस एक्रेलिक के लेयर को चढ़ाने के बाद फिर इसके ऊपर एक लेबल चढ़ाया गया, जैसा आप इस सीडी में देख सकते हैं एक लेबल चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली जाकर आपका सीडी तैयार होता है, ठीक है। तो इन मटेरियल्स का यूज़ करके हम सीडी को पूरा तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं सीडी स्पायरल, ठीक है। सीडी स्पायरल क्या होता है? तो सीडी स्पायरल जो होता है, जब आप डाटा को स्टोर करते हैं तो सीडी ऐसा गोल होता है, ठीक है। तो इसमें जो डाटा को हम स्टोर करते हैं वो इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है आप डाटा को स्टोर करेंगे तो शुरुआत में डाटा यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। और इस तरीके से स्टोर होते 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 वो लगातार, तो इस तरीके से जो चक्र बनता है इन चक्र को कहते हैं ट्रैक, ठीक है। जो हम डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा को स्टोर करने के लिए जो चक्र बनता है जिसको यहाँ पर स्पायरल कहा गया है वो एक्चुअल में होता है ट्रैक, ठीक है। और इस तरीके से डाटा भरते भरते ये ठीक है। आगे जाते हैं। और इस तरीके से जो ट्रैक होते हैं वो सेक्टर में बटे होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो डाटा है शुरुआत में ट्रैक में बढ़ते हैं और ट्रैक को हम और अलग अलग सेक्शन में बांटते हैं तो वो सेक्टर में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सीडी का स्पायरल, ठीक है। अब सीडी पीट्स एंड बम्प्स, वैसे बार बार तो मैं बता चुका हूँ पर फिर भी एक बार आपको बताऊंगा। पीट्स, जब सीडी को लेज़र किरणों से जलाया जाता है और छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं तो वो गड्ढे कहलाते हैं पीट्स, और उन्हीं गड्ढों में हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा पीट्स। अब हम चलते हैं बम्प्स की तरफ, ठीक है। बम्प्स क्या होता है, ठीक है। तो जब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं तो कोई भी नॉर्मली अगर गड्ढा होगा तो वो पिछले हिस्से में उभरेगा, ठीक है। तो पिछले हिस्से में जो उभार आता है वो कहलाता है हमारा बम्प्स, ठीक है। एक तरफ पीट्स और एक तरफ बम्प्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सीडी प्लेयर,
ठीक है। वैसे CD प्लेयर भी हमने देख लिया है CD ड्राइव के थ्रू के द्वारा, पर फिर से एक बार देखेंगे CD प्लेयर क्या होता है। तो किसी भी CD को चलाने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं वो CD प्लेयर कहलाता है, ठीक है। किसी भी CD को चलाने के लिए हम जिस प्लेयर का उपयोग करते हैं वो CD प्लेयर कहलाता है। और CD प्लेयर लेज़र किरणों का उपयोग करके CD पर उन लेज़र किरणों को बरसाता है, जिससे CD में स्टोर डाटा रिफ्लेक्ट होकर वापस, ठीक है, हमारे लिए उस प्लेयर में आता है और प्लेयर फिर उस डाटा को हमें शो करके दिखाता है। तो ये कहलाता है CD प्लेयर। तो नॉर्मली अगर आपको गाना सुनना है तो आप अपने घर में भी CD प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं, और अगर किसी डाटा को देखना है तो आप कंप्यूटर में लगे हुए ड्राइव से भी डाटा CD को प्ले करके डाटा देख सकते हैं, ठीक है। आगे होता है VCD, ठीक है। VCD जो होता है ये एक स्टैंडर्ड है। VCD एक स्टैंडर्ड है। यह स्टैंडर्ड वीडियो फॉर्मेट का स्टैंडर्ड है जिसमें आप डाटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे। जैसे कि अभी के समय में बहुत सारे और फॉर्मेट आ चुके हैं, जैसे MP4, MP3, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है। वैसे ही VCD एक स्टैंडर्ड था जिसको जो कि इस स्टैंडर्ड में हम डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर पाते थे, ठीक है। सोनी और बहुत सारी कंपनीज 90 के दशक में इसी स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, ठीक है। यह हमारा वीडियो स्टैंडर्ड, ठीक है, VCD। अगला हम देखेंगे CDR, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप अलग से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, बहुत बारीक बारीक से डिफरेंस है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। एक ऐसा डिस्क जिसमें डाटा को, ठीक है, एक ऐसा डिस्क, ठीक है, जिसमें डाटा को एक बार स्टोर कर दिया गया तो आप दोबारा उसमें दूसरी डाटा को नहीं डाल सकते। एक बार आपने डाल दिया तो डाल दिया, और उसी को आप अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है, रीड करेंगे। ये कहलाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। जैसे ये CD है, ये रीड ऑनली मेमोरी है, इसमें हमने एक बार डाटा डाल दिया, अब इसमें हम दोबारा डाटा नहीं डाल सकते। ये जिसमें जो भी डाटा है उसको सिर्फ रीड ऑनली कर सकते हैं, सिर्फ हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा होता है CDRW, ठीक है, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, रीराइटेबल, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल क्या होता है, जैसे एक बार हमने इसमें डाटा डाला और हम डाटा को लेकर किसी दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करते हैं, तो हमारा टास्क जैसे ही पूरा होता है, ठीक है, हम इसमें से जो डाटा स्टोर है उसको क्लियर कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, तो पूरा डाटा इसमें से क्लीन हो जाता है और हम उस CD में फिर से दोबारा कोई नया डाटा डालकर उसको कहीं और ले जा सकते हैं। तो ये कहलाता है CD रीराइटेबल। अब हम चलते हैं DVD की तरफ। DVD एक नया शब्द है और इसको ध्यान समझेंगे। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका जो डाटा स्टोर करने का क्षमता होता है वो 4.7 GB होता है, ठीक है, 4.7 GB। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, 9 डिस्क के बराबर एक DVD होता है, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका है बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं, ये होता है बहुत ही लाइट कलर में ब्राउन होता है और ये पूरा ब्लू होता है, ठीक है। ये सबसे पहचान करने का अच्छा तरीका है, ठीक है। दोनों में प्लास्टिक सेम यूज़ होता है, ठीक है, परंतु इसमें जो लेयर होता है वो डबल लेयर होता है, ठीक है, और जिसके कारण आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। DVD जो होता है, DVD भी दो प्रकार के होते हैं, रीराइटेबल और ऑनली रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। DVD रीराइटेबल, ठीक है, जिसमें आप बार बार डाटा को डालकर इरेज कर सकते हैं, तो DVD रीराइटेबल है। और वह DVD जिसमें डाटा को सिर्फ एक बार डालेंगे वह DVD रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट ऑप्टिकल डिस्क। हाँ, तो स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक था वो है हमारा जिप ड्राइव, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क के बाद एक जिप ड्राइव आया जो बिल्कुल एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने के लिए हम उपयोग करते थे। इसकी जो शुरुआती जो क्षमता था वो सिर्फ और सिर्फ 100 MB था, परंतु धीरे धीरे इसको अपडेट किया गया, ये 250 MB और 500 MB तक गया। परंतु कभी भी ये फ्लॉपी डिस्क का जगह नहीं ले पाया, इसमें कुछ तकनीकी कमियां भी थी, और साथ ही साथ दूसरा इसका जो प्राइस था वो फ्लॉपी डिस्क से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, और जब तक इसमें और काम होता और इसके प्राइस को मेंटेन किया जाता तब तक इसकी जगह पे फ्लैश ड्राइव आ गया। फ्लैश ड्राइव और जो हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क थे ये आ गए, जिसके चलते ये मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाया, और जो हमको नया डिवाइस मिला वो है फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो अब हम जिप ड्राइव से आगे बढ़ते हैं फ्लैश ड्राइव की तरफ। फ्लैश ड्राइव को ही हम अपनी सामान्य भाषा में पेन ड्राइव कहते हैं। तो आप पेन ड्राइव के बारे में मेरे ख्याल से बहुत ही भली भांति परिचित होंगे। पेन ड्राइव जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है डाटा को स्थानांतरण करने के लिए। कारण ये है क्योंकि जो पेन ड्राइव है वो बहुत ही अच्छा
इरेजेबल होता है और आप फिर से डाटा उसमें डाल सकते हैं। मतलब एक पेन ड्राइव में जितनी तेज़ी से हम डाटा को डिलीट करके नया डाटा डालते हैं, इतना किसी भी डिवाइस में संभव नहीं है। चाहे फिर वो सीडी हो, चाहे फिर वो फ्लॉपी हो, किसी भी डिवाइस में ये संभव नहीं है कि आप तुरंत डाटा डालें और तुरंत डाटा को दूसरी जगह शिफ्ट करें, फिर डाटा को डालें और फिर जगह शिफ्ट करें। तो इस कारण से जो फ्लैश ड्राइव है वो अपनी क्वालिटी के कारण बहुत फेमस होते गया। और शुरुआत में जो फ्लैश ड्राइव है वो भी लगभग 1 GB के अंतराल में ही आया था। और लेकिन अब आप देखेंगे वर्तमान में 8 GB, 16 GB, 32 GB, ठीक है, इवन 64 GB में भी उपलब्ध रहता है। तो ये फ्लैश ड्राइव की क्वालिटी है। पुराने हार्ड डिस्क के बराबर की स्पेस में अब आपको पेन ड्राइव मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को पेन ड्राइव में स्टोर करके एक पोर्टेबल डिवाइस जैसा उपयोग करके आप कहीं भी डाटा को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेन ड्राइव, सॉरी फ्लैश ड्राइव। अब हम देखेंगे तीसरा ब्लू रे डिस्क। जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क में हमने पढ़ा था CD, DVD, ठीक है, पर CD और DVD से भी आगे है ब्लू रे डिस्क, और इसके आगे एक HVDT भी आता है, ठीक है। तो अभी हम ब्लू रे डिस्क देखेंगे। ब्लू रे डिस्क जो है ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी स्टोरेज क्षमता, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सामान्यतः इसका जो स्टोरेज क्षमता है, अगर एक लेयर का ब्लू रे डिस्क है तो ये 25 GB तक डाटा स्टोर करता है, और अगर डबल लेयर कोटेड ब्लू रे डिस्क है तो आप 50 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा गुण है ब्लू रे डिस्क का। जो ब्लू रे डिस्क है ये आप मार्केट में परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगला जो हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल जो स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है और बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है, वो है हमारा मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड 2 टाइप के होते हैं, SD और MMC, ठीक है। तो पहले वैसे बुक में दिया हुआ है SD और उसके बाद MMC, तो हम पहले पढ़ेंगे MMC, ठीक है, क्योंकि MMC जो है वो शुरुआत में आया। MMC मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। तो मल्टीमीडिया जो कार्ड होता है शुरुआत में जब आया तो जो सारे डिवाइसेस थे, एक्चुअल में इसका यूज़ किया जाता है ऐसे डिवाइसेस के लिए जिनमें हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे हो गया आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, इन सब में हम इसको स्टोर करते हैं ताकि इसमें डाटा को एक बार स्टोर करने के बाद डाटा को हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो इस पर्पज़ से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो साइज़ होता था वो डाक टिकट के बराबर होता था, ठीक है। आप सभी ने डाक टिकट देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही होता था उस साइज़ का, और इसमें डाटा स्टोर किया जाता था। इसके डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अच्छी थी, ठीक है। 1 GB, 2 GB तक का डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता था, ठीक है। तो ये था हमारा MMC। पर समय के साथ MMC पुराना होते गया और वहाँ पर नया उसका जो स्थान था वो SD कार्ड ने ले लिया। SD का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल, ठीक है। तो जो सिक्योर डिजिटल है इसका जो स्पेस होता है, स्पेस कैपेसिटी होता है, वो MMC से बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप 64 GB का बहुत ही ईजिली 64 GB का आप सिक्योर डिजिटल कार्ड, मेमोरी कार्ड आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, जो कि अगर मैं कहूँ तो एक उंगली का आधा हिस्सा, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, और आप उसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पे, कैमरा पे और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना छोटा साइज़ होता है उससे ही कहीं ज़्यादा गुना इसका जो कैपेसिटी होता है, इसीलिए हम सिक्योर डिजिटल कार्ड को वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। और MMC लगभग ख़त्म होने के कगार पे है और बहुत कम डिवाइसेस पे यूज़ होता है। दोनों का क्षमता सेम है, बट स्टोरेज क्षमता जो है वो दोनों का बहुत डिफरेंट है। अब हम चलते हैं PC में ड्राइव का नामकरण, ठीक है। तो मैं अब आप लोग को बताना चाहूँगा, और इस बात को आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही काम का है। आपने कभी भी किसी कंप्यूटर में देखा होगा, हाँ, जो ड्राइव के नामकरण है वो C ड्राइव से स्टार्ट होते हैं। C ड्राइव इन द सेंस हम जो ड्राइव बनाते हैं तो जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को हम कई हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला होता है C ड्राइव बनता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि A, B कहाँ गए, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा A और B को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए आज भी रखा जाता है, ठीक है। हम भले ही ये मानते हैं कि फ्लॉपी डिस्क बंद हो गया, परंतु चूंकि वो एक यूनिवर्सल डिवाइस है, इसीलिए अभी इसको ये नहीं माना गया कि पूरी तरीके से बंद हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि कंप्यूटर में के SMPS में एक पोर्ट रहता है उसको पावर सप्लाई देने के लिए, SMPS को, और जो मदरबोर्ड या जो विंडोज 7 हम जिस भी फॉर्मेट से पार्टीशन करें वो C से शुरुआत होता है। इसका कारण ये रहता है कि ये माना जाता है कि अभी भी फ्लॉपी डिस्क मार्केट में है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लॉपी डिस्क के लिए A और B को छोड़ा जाता है, और उसके बाद C को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसके बाद D से हम अपना डाटा स्टोर करना शुरू करते हैं, DEF।
और इस तरीके से डी से लेकर हम जेड तक जा सकते हैं। तो अगर हम कहें तो टोटल जेड तक जा सकते हैं, तो हम टोटल यहाँ पर 24 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ए और बी तो हम छोड़ देते हैं, सी से हमारा पार्टीशन शुरू होता है, तो सी से लेकर जेड तक अर्थात हम 24 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर था स्टोरेज ड्यूअर्स वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप जो हमने पीछे आपको जितनी भी क्लास कराया आप उसको प्रॉपर स्टडी करिए, और इसके बाद जो हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तब हम इन सभी सब्जेक्ट के टेस्ट आपसे, सभी चैप्टर के टेस्ट आपसे 1 बाय 1 लेंगे।